दोस्तों, हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर की, वैद्युत रसायन की। वैद्युत रसायन चैप्टर को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। एक का नाम चालक, सेल और बैटरी। इसमें से हमने चालक के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि चालक क्या होता है और इसके बहुत सारे पार्ट्स हमने पढ़े हुए हैं। अब इसके बारे में जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसके लिए एक अलग से पार्ट्स देखेंगे, और उसके साथ ही आज हम जो बात कर रहे हैं उस सेल के दूसरे पार्ट की बात कर रहे हैं। और सेल के पहले पार्ट में हमने कुछ डिस्कशन किया था। उस डिस्कशन में हमने बताया था कि सेल एक युक्ति है। क्या है? सेल एक युक्ति है जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। फिर हमने कहा था कि सेल को समझने के लिए कि ये कैसे बदलती है इस ऊर्जा को, इसको समझने के लिए शब्द समझने पड़ेंगे, एक ऑक्सीकरण और एक अपचयन। तो ऑक्सीकरण के बारे में हमने बताया था ऐसी प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। हमने याद किया था LEOGER प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल? LEOGER प्रिंसिपल। इस LEO का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और GER का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। यानी कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है इसे ऑक्सीकरण कहते हैं, और ऐसी प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का गेन होता है इसे अपचयन कहते हैं। हमने सीधा पहचानने का तरीका पढ़ाया था कि आवेश की संख्या अगर बढ़ेगी, आवेश की संख्या अगर बढ़ेगी तो इसी को ऑक्सीकरण कहेंगे। जैसे हमने कहा, अगर Zn से कहीं पे Zn2+ में बदल रहा है, इसके पास पहले चार्ज 0 था, अब चार्ज कितना है इसके पास? 2। आवेश की संख्या बढ़ी या घटी? तो इसमें हमने कहा कि यहाँ 0 आवेश की संख्या है, यहाँ 2 है, तो आवेश की संख्या बढ़ गई, इसी को हमने ऑक्सीकरण का नाम दिया। और यहाँ आवेश की संख्या घटने को अपचयन कहते हैं। जैसे Cu2+ से Cu बना, तो यहाँ पे कितना चार्ज है? प्लस के 2, और यहाँ पे कितना चार्ज है? 0। यानी कि आवेश की संख्या घट गई है, इसका मतलब इसे अपचयन कहेंगे। तो आपको ये समझ में आया होगा कि ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इसके दूसरे पार्ट की, जिसके बारे में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? दोस्तों, आपको समझना है कि इलेक्ट्रोड क्या है। तो हम कोई मेटल रॉड ले लें। कैसी रॉड लें? मेटल रॉड, धातु की छड़ ले लें। क्या लें? धातु की छड़। जैसे कि जिंक मेटल यहाँ पे ले रखा है, यहाँ पे क्या ले रखा है? जिंक मेटल। और जिंक मेटल को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबोया हुआ है। क्या किया है उन्होंने? जिंक मेटल को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबोया गया है। तो जब ऐसा हम कुछ करते हैं, जब किसी भी रॉड को, अब ये जरूरी नहीं है कि मेटल की रॉड हो, ग्रेफाइट की भी हो सकती है। तो जब किसी भी रॉड को किसी भी सॉल्यूशन में डुबोते हैं, जब किसी भी रॉड को किसी भी सॉल्यूशन में डुबोते हैं, तो इस तरह की रॉड को, इस डूबी हुई रॉड को ही हम इलेक्ट्रोड का नाम देते हैं। इलेक्ट्रोड क्या होती है? किसी भी लवड़ में डूबी हुई रॉड। ये रॉड चाहे धातु की हो चाहे कुछ और हो, ये रॉड जिस पर ऑक्सीकरण भी हो सकता है और जिस पर अपचयन भी हो सकता है, ऐसी रॉड को हम इलेक्ट्रोड का नाम देते हैं। हमने कहा इलेक्ट्रोड क्या है? एक ऐसी रॉड है जिस पर ऑक्सीकरण भी हो सकता है, जिस पर अपचयन भी हो सकता है, ऐसी रॉड को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। जैसे आपने चित्र में देखा है कि जिंक मेटल को जिंक के सॉल्यूशन में डुबोया है और कॉपर की मेटल को कॉपर सल्फेट के अंदर डुबोया है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हमने ये जिंक की रॉड को जिंक सल्फेट में ही क्यों डुबोया है, कॉपर सल्फेट में क्यों नहीं डुबोया है। अगर हम ऐसा करते तो जिंक की रॉड को अगर कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते तो यहाँ आपस में ये एक दूसरे के साथ रिएक्शन करने लग जाते, और इस रिएक्शन से हमें बचना है, तो इसीलिए हमने इसको इसके अंदर नहीं डुबोया है। तो हमने इलेक्ट्रोड को समझा कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो हमने कहा किसी भी छड़ को किसी भी लवड़ में डुबोएं तो वो जो छड़ होती है उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब बात आती है एक इम्पोर्टेंट, इस चैप्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, इलेक्ट्रोड विभव। इसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। इस चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, POTENTIAL, पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रोड विभव क्या है? तो इलेक्ट्रोड विभव के लिए आपको समझना पड़ेगा विभव। इसको आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि विभव क्या होता है दोस्तों। तो अब हम समझेंगे कि विभव क्या है, पोटेंशियल क्या होता है। आपने जो वैद्युत विभव पढ़ा है उसी को एक बार रिवाइज करते हैं, उसी को समझते हैं, उसी के साथ हम इलेक्ट्रोड विभव को समझेंगे। तो अगर हम विभव को समझ गए तो विभव किस पे होना चाहिए? इलेक्ट्रोड पे। तो उसी विभव को हम क्या कह देंगे? इलेक्ट्रोड विभव। तो विभव क्या होता है?
देखिए आपने फिजिक्स में पढ़ा, अगर कोई चार्ज, दोस्तों अगर कोई चार्ज है, इस चार्ज के आसपास कोई दूसरा चार्ज लेके आए, मान लो प्लस क्यू चार्ज लेके आए, अब ये चार्ज कहीं से भी ला सकते हैं आप, इसीलिए फिजिक्स की किताबों में उसने अनंत लिखा है। अनंत लिखने का मतलब ये डिफाइन नहीं है कि कहाँ से आया है, और इस चार्ज को लेके आ रहे हैं हम इस दूसरे चार्ज के पास में, तो यहाँ पर ये प्रतिकर्षण करने लगेगा। दोस्तों ये अगर ये प्रतिकर्षण करेगा तो इस प्रतिकर्षण के विरुद्ध हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, इस प्रतिकर्षण के विरुद्ध हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, उस वर्क को ही हम विभव कहते हैं। क्या कहा हमने, क्या होता है विभव? तो हमने कहा अगर हमारे पास में कोई प्लस क्यू चार्ज है, हमारे पास क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, अब दूसरे प्लस क्यू चार्ज को इस क्यू के पास में लेके आएंगे तो इसको एक प्रतिकर्षण का सामना करना पड़ेगा, और इस प्रतिकर्षण के सामने करने के लिए इसको एक कार्य करना पड़ेगा, एक वर्क करना पड़ेगा, उसी वर्क को हम विभव कहते हैं। यानी कि विभव क्या होता है, वर्क होता है। विभव क्या होता है, वर्क होता है, जो किसी भी एक चार्ज को दूसरे चार्ज के पास लाने में करना पड़ता है। अब बात आती है कि अगर ये प्लस क्यू चार्ज के पास में माइनस क्यू चार्ज को लेके आएंगे तो ये आसानी से आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर विभव कम होने लगेगा, यहाँ पे जो कार्य है वो कम होगा। अब यहाँ पर यही कार्य क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि सेम चार्ज है। तो इसी तरह का विभव कैसे किसी भी मेटल रॉड के पास में आता है, तो देखिए जरा समझिए इलेक्ट्रोड विभव के बारे में। हमने विभव को समझा है, तो हम इसी विभव को इलेक्ट्रोड विभव में समझेंगे कि इलेक्ट्रोड विभव क्या है। तो देखिए जरा, आप जानते हैं कि एक जिंक की मेटल, अगर इस जिंक मेटल को ध्यान से देखें तो जिंक के पास में बहुत सारे पार्टिकल होंगे Zn के। अब यहाँ पे Zn के पार्टिकल होंगे, तो आपने मुक्त इलेक्ट्रॉन पढ़े हैं इस चैप्टर की शुरुआत में, उसमें हमने बताया कि यहाँ पे तो Zn2+ आयन होंगे, इसके बीच में कहीं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़े हुए होंगे। तो ये इस तरह की जिंक रॉड का चित्र आपके सामने है कि जिंक रॉड कैसी होगी, यहाँ पे Zn2+ भी आयन होंगे और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इस Zn2+ वाली छड़ को, जिसके साथ फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये भी क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब ये जब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसको इसी के सॉल्ट में, जिसमें Zn2+ है और SO4 नेगेटिव है, ऐसे सॉल्ट में डुबो दिया। हमने क्या किया है कि किसी भी धातु की छड़ को उसी के लवण में डुबोया है। हमने क्या किया है, किसी भी धातु की छड़ को उसी के लवण में डुबोया है। तो आपके सामने दिख रहा है कि मेटल आयन है और इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये पूरी छड़ अभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अगर ऐसा कुछ होने लग जाए इस छड़ पर, इस छड़ को इसके अंदर डुबोने से हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन लॉस करने लगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होने लगे, ये इलेक्ट्रॉन कहीं पे निकल के चले जाए, ये इलेक्ट्रॉन निकल के चले जाए यहाँ पर, या फिर यहाँ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन आने लगे। या मैंने क्या कहा आपसे कि 2 पॉसिबिलिटी हैं कि जब किसी भी छड़ को किसी भी उसी के लवण में डुबोए, तो यहाँ Zn2+ है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं ये, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ से निकल के चले जाएं या फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन ये आ जाएं। दे आर 2 टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटी, या तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस होने लगे, या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होने लगे, तो इसी को हम क्या कहने लग जाएंगे, ऑक्सीकरण होने लगे, या फिर अपचयन होने लगे। पॉसिबल है कि अगर इलेक्ट्रॉन गेन होने लग जाएंगे तो यहाँ पे अपचयन होगा। दोस्तों क्या समझाना चाह रहे हैं हम, हमने कहा जब किसी भी मेटल रॉड को, जब किसी भी मेटल रॉड को उसी के लवण में डुबोते हैं, तो बात या तो वहां पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होगी, या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी वो मेटल रॉड, या फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन होने लगेंगे। जब ऐसी कुछ प्रक्रिया होगी जहां पर इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा हो या ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा, तो यहाँ पर एक चार्ज इकट्ठा हो जाएगा Zn2+। अब ये Zn2+ जो चार्ज है और यहाँ पे जो Zn2+ है, ये एक दूसरे के साथ में रिपेल करने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर Zn2+ की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। सेम ऐसा ही कुछ हमने जो अभी लास्ट समझा है कि जब प्लस क्यू चार्ज के पास में दूसरा प्लस क्यू चार्ज आने लगेगा, तो वहां पर एक पोटेंशियल जनरेट होगा, एक विभव जनरेट होगा। ऐसे ही सेम यहाँ पे होने लगा है कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज होंगे, तो यहाँ से Zn2+ की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से यहाँ पर क्या पैदा होने लगेगा, कुछ रिपल्सन पैदा होने लगेगा, क्योंकि इसमें और इसके चार्ज में अंतर होगा। तो जब इन दोनों के बीच क्या होने लगेगा, प्रतिकर्षण, तो इस प्रतिकर्षण के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ेगा,
उस कार्य को ही हम विभव का नाम देंगे। दोस्तों, आपके समझ में आ रहा होगा, हमने कहा कि जब दो सेम चार्ज एक दूसरे के पास में आते हैं या दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे के पास में आते हैं तो वहां पर एक विभव जनरेट होता है, वहां पर हमें कुछ कार्य करना पड़ता है, उस कार्य को ही हम विभव कहते हैं। सेम उसी तरह का इस मेटल रॉड को उस लवड़ के अंदर ढोने पे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी चार्ज आने लगा है, और जब सेम चार्ज यहाँ पे आने लगेंगे तो यहाँ पर एक रिपल्सन या आकर्षण होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा या फिर आकर्षण बल लगेगा। उसी प्रतिकर्षण या आकर्षण की वजह से यहाँ पे हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, उसी कार्य को हम विभव कहते हैं। और ये विभव क्योंकि इलेक्ट्रोड पर हो रहा है, इसीलिए इस विभव को क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोड विभव कह रहे हैं। इसीलिए इस विभव को हम क्या कह रहे हैं दोस्तों, इलेक्ट्रोड विभव कह रहे हैं। तो आपके समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। दोस्तों, क्या होता है इलेक्ट्रोड विभव, तो हमने समझाया कि जब किसी भी धातु की छड़ को उसी के लवड़ में डुबोते हैं तो या तो वहां पर ऑक्सीकरण होता है या तो वहां पर अपचयन होता है। दोस्तों, हमने कहा जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवड़ में डुबोते हैं, क्या किया था हमने यहाँ पे, देखो जरा क्या किया था, किसी भी धातु की छड़ को उसी के लवड़ में डुबोया था, तो क्या हुआ था, या तो ऑक्सीकरण होगा या फिर अपचयन होगा, क्योंकि यहाँ पे या तो इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे या फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के जाएं या गेन हो तो ऐसी प्रक्रिया होगी, या तो ऑक्सीकरण होगा या अपचयन होता है। तो क्या कहा हमने, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवड़ में डुबोते हैं तो या तो ऑक्सीकरण होता है या फिर अपचयन होता है। तो ऐसी प्रक्रिया से वहां पर एक विभव जनरेट होता है, उसी विभव को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहा, जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवड़ में डुबोते हैं तो या तो ऑक्सीकरण होता है या अपचयन होता है, जिसकी वजह से वहां पर एक विभव पैदा होता है, उस विभव को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। या फिर हम ये कहने लग जाए, और अगर इसको बड़ा करना है परिभाषा को, तो क्या कहेंगे कि जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवड़ में डुबोते हैं तो धातु की छड़ पर या तो प्लस आवेश आने लगता है या फिर धातु की छड़ पर माइनस आवेश आने लगता है, जिसकी वजह से एक विभव स्थापित होता है, उसी विभव को क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या आपको ये समझ में आया, हमने समझाया कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। तो इलेक्ट्रोड विभव हमने क्या समझाया कि जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवड़ में डुबोते हैं तो या तो उस छड़ पर प्लस आने लगता है या उस छड़ पर माइनस आने लगता है, यानी कि या तो वहां पर ऑक्सीकरण होने लगता है या फिर यहाँ पे अपचयन होने लगता है, जिसकी वजह से वहां एक विभव पैदा होने लगता है, उसी विभव को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये जब धातु की छड़ को, दोस्तों क्या कर रहे हैं हम, किसी भी धातु की छड़ को किसी भी लवड़ में डुबो रहे हैं तो या तो यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है या फिर यहाँ अपचयन हो रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ एक विभव जनरेट हो रहा है, इस विभव को हमने क्या कहा, इलेक्ट्रोड विभव। अब बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रोड विभव किन किन बातों पर निर्भर करेगा। तो देखिए जरा, क्या इस छड़ के ऊपर निर्भर करेगा, ये बिल्कुल, तो क्या किस पर निर्भर करेगा इलेक्ट्रोड विभव, इस छड़ की प्रकृति पर निर्भर करेगा। सबसे पहला पॉइंट कि ये किस पे निर्भर करेगा, इस छड़ की प्रकृति पे, कि Zn की हो तो अलग विभव पैदा होगा, अगर ये Cu की होगी तो ये अलग विभव पैदा करेगी। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इस छड़ के ऊपर निर्भर करेगा। दूसरा, ये किस पे निर्भर करेगा, यहाँ पे जो Zn2+ हमने समझाया कि यहाँ पे इन दोनों में प्रतिकर्षण होगा, इसके Zn2+ में और Zn2+ में, देखो यहाँ पे, यहाँ Zn2+ में और यहाँ से जो Zn2+ आएंगे इसमें प्रतिकर्षण होगा, तो ये प्रतिकर्षण इसकी सांद्रता पर निर्भर करेगा। अरे हाँ है ना, ये प्रतिकर्षण किसकी सांद्रता पर निर्भर करेगा, इसमें जो लवण भरा हुआ है उसकी सांद्रता पर निर्भर करेगा। इसका मतलब हम कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोड विभव है, पहले तो इसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा कि ये क्या है, दूसरा ये जो लवण भरा हुआ है इस लवण की सांद्रता पर निर्भर करेगा कि लवण ये कितना भरा हुआ है। तो किस पर निर्भर करेगा, छड़ की प्रकृति पर, दूसरा लवण की सांद्रता पर, और तीसरा टेम्परेचर पर भी असर करेगा, क्योंकि ये जो प्रतिकर्षण बल है ये अगर ज्यादा ताप होगा तो कम हो जाए, क्योंकि प्रतिकर्षण बल टूटे लगेंगे, आकर्षण बल टूटे लग जाते हैं, तो किस पे भी निर्भर करेंगे, ताप पर भी निर्भर करेंगे। तो इसका मतलब अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि छड़ की प्रकृति का असर पड़ेगा, लवण की सांद्रता का असर पड़ेगा और ताप का असर पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, तो छड़ की प्रकृति, लवण की सांद्रता और ताप। तो हमने आप आज के लेक्चर में सीखा है कि इलेक्ट्रोड क्या होते हैं और इलेक्ट्रोड विभव क्या होते हैं। क्या क्या सीखा हमने, इलेक्ट्रोड क्या होता है,
और इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। तो हमने समझाया कि इलेक्ट्रोड वो मेटल की रॉड है जब उसको हम किसी भी लवड़ में डुबो दें। जब किसी भी रॉड को किसी भी लवड़ में डुबो देते हैं तो जो रॉड होती है उसी को इलेक्ट्रोड कहते हैं। उसी इलेक्ट्रोड पर या तो ऑक्सीकरण होता है या फिर अपचयन होता है। अगर विभव के बारे में कहें तो इलेक्ट्रोड विभव क्या है, तो हमने कहा था कि जब एक चार्ज को दूसरे चार्ज के पास लेके आते हैं तो वहां प्रतिकर्षण की वजह से एक विभव पैदा होता है। सेम इसी तरह से जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवड़ में डुबोते हैं तो या तो यहाँ पर ऑक्सीकरण होता है या फिर यहाँ अपचयन होगा। तो इस ऑक्सीकरण और अपचयन की वजह से यहाँ पर या तो प्लस बनने लगेगा या फिर यह माइनस होने लगेगा, जिससे इन दोनों में भी प्रतिकर्षण होने लगेगा और उस प्रतिकर्षण से एक विभव पैदा होगा। उसी विभव का नाम इलेक्ट्रोड विभव है। तो हमने कहा जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु लवड़ के विलयन में डुबोते हैं तो एक विभव पैदा होता है। उसी विभव का नाम इलेक्ट्रोड विभव है। अब ये विभव जो इलेक्ट्रोड विभव है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो हमने बताया कि एक तो इस छड़ के ऊपर निर्भर करेगा कि छड़ किस की है, तो छड़ की प्रकृति पर निर्भर करता है। दूसरा हमने कहा कि ये जो लवड़ भरा हुआ है इसकी सांद्रता पर निर्भर करेगा कि लवड़ ये ज्यादा मात्रा में भरा हुआ है कि कम मात्रा में भरा हुआ है। तो लवड़ की सांद्रता पर भी निर्भर करता है और सबसे लास्ट पॉइंट ताप पर भी निर्भर करता है। इस तरीके से हमने समझाया कि इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है और इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। और अब अगर हम मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में अगर आपसे चर्चा करने लगे कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, तो देखिए जरा कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। अगर हमने इसमें ताप फिक्स कर दिया 298 केल्विन अगर ताप कर दिया और इसकी लवड़ की जो सांद्रता है वो फिक्स कर दी 1 मोल, तो ये जो विभव है केवल एक कारक पर निर्भर करेगा। देखिए ध्यान से हमने क्या कहा, अगर इसी पूरी संरचना में ये जो हमने किया है इसमें हमने ताप फिक्स कर दिया 298 केल्विन यानी रूम टेम्परेचर कर दिया और इस लवड़ की जो सांद्रता है वो फिक्स कर दी हमने 1 मोल। अगर ऐसा हमने कर दिया फिक्स कर दिया तो ये जो इलेक्ट्रोड विभव केवल किस पर निर्भर करेगा, Zn की प्रकृति पर, यानी कि Zn पर निर्भर करेगा, Cu पर निर्भर करेगा, Ag पर निर्भर करेगा। इसका मतलब ये हर मेटल के ऊपर निर्भर करेगा, उसके अलावा किसी दूसरी चीज पर निर्भर नहीं करेगा। तो इसीलिए ये टॉपिक इस चैप्टर का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या होता है ये कि जब हम किसी लवड़ की सांद्रता को फिक्स कर दें 1 मोलर कर दें और ताप को 298 केल्विन कर दें तो जो इलेक्ट्रोड विभव होता है उसी को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहने लग जाते हैं। इसी को क्या कहने लग जाते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब इस मानक इलेक्ट्रोड विभव का बहुत यूज है। इसी से हमें पता चलेगा किसी भी मेटल की कुछ प्रॉपर्टियों का कि कौन सा मेटल ऑक्सीकरण करेगा। जैसे Zn से Zn2+ बन रहा है और Cu2+ से Cu बन रहा है, तो ये दोनों एक साथ पॉसिबल हैं या नहीं है, ये रिएक्शन सही है या नहीं है। तो ये किससे पता चलेगा, इसी इलेक्ट्रोड विभव से पता चलेगा। मानक इलेक्ट्रोड विभव बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि ये केवल मेटल की प्रकृति पर ही असर करती है। ये केवल मेटल की प्रकृति के बारे में ही बताएगी कि मेटल की प्रकृति कैसी है, ये ज्यादा विभव वाला है या कम विभव वाला है। यहाँ पे 2 तरह के विभव जरूर होते हैं, एक ऑक्सीकरण विभव होता है और एक अपचयन विभव होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव के बारे में। आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपको ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव के साथ। थैंक यू।